हम पढ़ेंगे गठबंधन की राजनीति के प्रभाव, कि जो गठबंधन बना करके सरकार का निर्माण किया जाता है उसके कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो हर चीज़ के देखो कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं, कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। तो इस प्रकार से गठबंधन की जो सरकार बनती है उसके भी दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। एक तो सकारात्मक प्रभाव, एक तो सकारात्मक प्रभाव। इसको हम बोल सकते हैं लाभ, कि गठबंधन की राजनीति के कौन कौन से फायदे होंगे, कौन कौन से लाभ होंगे। और दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, और नकारात्मक प्रभाव को हम नुकसान भी बोल सकते हैं, कि कौन कौन से तो फायदे गठबंधन की राजनीति के होते हैं और कौन कौन से नुकसान गठबंधन की राजनीति के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गठबंधन की राजनीति का नकारात्मक पक्ष। तो नकारात्मक पक्ष से अभिप्राय है कि नकारात्मक प्रभाव मतलब कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं। पहला जो बिंदु है वो है अस्थायी सरकारों का निर्माण, कि गठबंधन सरकार जो है उसका कार्यकाल कैसा होता है, अस्थायी होता है। वो कैसे, कि हम अगर बात करते हैं, जैसे मान लो कि जो गठबंधन बना है उस गठबंधन को अन्य पार्टियों ने क्या दिया है, सहयोग दिया है। तो इस प्रकार से इस गठबंधन में अन्य पार्टियां हैं और अन्य पार्टियों से मिलकर के ये क्या बना है, गठबंधन बना है। अब कई बार क्या होता है कि जब इस गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेता है, प्रधानमंत्री क्या लेता है, निर्णय लेता है। तो प्रधानमंत्री जब निर्णय लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनमें से मान लो किन्हीं पार्टियों को ये निर्णय पसंद नहीं आता है और उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अगर प्रधानमंत्री उनकी बात को महत्व नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में वो अपना जो सहयोग है वो सहयोग गठबंधन की सरकार से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो अपना समर्थन और सहयोग वापस ले लेते हैं तो सरकार जो है उसके पास क्या नहीं रहता है, बहुमत नहीं रहता है। तो सरकार के पास क्या नहीं रहेगा, बहुमत नहीं रहेगा, और बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, समय पूर्व त्यागपत्र देना होगा। तो सरकार जो है उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है। तो गठबंधन सरकार जो बनती है उसका कार्यकाल स्थायी नहीं होता है, वो एक प्रकार से अस्थायी सरकार होती है। सबको साथ में लेकर के चलना पड़ता है, और अगर सबको साथ में लेकर के वो कार्य नहीं करेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल जो है, जो उसका सहयोगी है, समर्थक है, वो अपना बहुमत वापस ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार समय पूर्व चली जाएगी, उसको क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार कैसी होती है, अस्थायी सरकार होती है। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव, कि गठबंधन सरकार में कैसा उत्तरदायित्व नहीं होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि ये कुछ पार्टियां हैं और ये पार्टियां मिलकर के काम तो करना प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन इनकी जो विचारधाराएं होती हैं, इनकी क्या होती हैं, विचारधाराएं। तो प्रत्येक पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है, तो इनकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, और विचारधारा अलग अलग होने के कारण ये सभी आपस में मिलकर के एक दूसरे का क्या नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। दूर से तो ये सहयोगी दिखाई देते हैं, दूर से तो कैसे दिखाई देते हैं, सहयोगी, कि गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विचारधारा, प्रत्येक राजनीतिक दल की विचारधारा अलग अलग होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये अलग अलग कार्य करते हैं और इनके मतभेद देखने को मिलते
हैं। तो इस प्रकार से विचारधारा के आधार पर अंतर होने के कारण ये सभी आपस में मिलकर के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करने में असफल रहते हैं। आगे हम बात करें अगले बिंदु की, तो आता है कमजोर सरकार। पहले बिंदु को हमने देखा, सरकार कैसी होती है, अस्थायी सरकार होती है, और यहाँ पर हम बात करें कमजोर सरकार। तो गठबंधन की सरकार हमेशा कैसी मानी जाती है, कमजोर मानी जाती है। अगर हम बात करें, देखो सरकार का कार्य क्या होता है, निर्णय लेना। सरकार निर्णय लेती है, शासन चलाती है। कि सरकार निर्णय लेती है या हम बोले शासन चलाना सरकार का मुख्य कार्य है। अब ये निर्णय सरकार लेती है तो निर्णय दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो होता है आंतरिक निर्णय, एक तो कैसा निर्णय होता है, आंतरिक निर्णय, कि देश के आंतरिक हिस्से से संबंधित आंतरिक जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे संबंधित सरकार क्या लेती है, निर्णय लेती है। और दूसरा जो निर्णय होता है वो होता है बाहरी निर्णय। और बाहरी निर्णय की अगर हम बात करें तो बाहरी निर्णय से अभिप्राय है कि अन्य देशों के साथ, ठीक है, तो इसे हम विदेश नीति भी बोल सकते हैं, कि विदेश नीति से संबंधित सरकार को क्या लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। और आंतरिक निर्णय का मतलब है कि एक तो केंद्र व राज्य से संबंधित सरकार क्या लेती है, निर्णय लेती है। लेकिन अगर हम बात करें कि गठबंधन सरकार अगर बनती है तो वो कोई भी निर्णय मजबूती से या फिर दृढ़ता से नहीं ले सकती है, कि वो कोई भी निर्णय मजबूती या दृढ़ता से नहीं ले सकती है। तो इस प्रकार से सरकार कार्य तो कर पाती है लेकिन सरकार की भूमिका क्या होती है, कमजोर होती है। वो मजबूती या दृढ़ता से कोई निर्णय नहीं ले पाती है। फिर अगले बिंदु की हम बात करें तो आता है प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित। अब देखो, विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर के मान लो सरकार का निर्माण करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल में अगर हम देखें, जैसे मान लो ये विभिन्न राजनीतिक दल हैं, ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। और वो सरकार कैसी हो जाती है, गठबंधन की सरकार हो जाती है। तो सरकार तो बन गई, लेकिन इस सरकार में क्या प्रधानमंत्री की वैसी भूमिका होगी, ठीक है, जैसी बहुमत की सरकार में होती है। तो बहुमत की सरकार में क्या होगा, जैसे मान लो एक ही पार्टी की हम बात कर ले, बीजेपी। मान लो बीजेपी पार्टी है, उस बीजेपी पार्टी को कैसा बहुमत प्राप्त हुआ है, स्पष्ट बहुमत। तो बीजेपी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, और स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ इसका मतलब कि जितने भी जो मंत्री हैं वो कौन सी पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। बीजेपी पार्टी को 272 सीटें चाहिए थी और 272 सीटें प्राप्त हो गई। तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। सभी व्यक्ति, जीते हुए व्यक्ति बीजेपी पार्टी के मान लो, आपस में उनमें क्या रहेगी, एकता रहेगी, क्योंकि सभी एक ही पार्टी से संबंधित हैं। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे अलग अलग पार्टियों की हम बात कर लें, जैसे मान लो यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी है, ये वामपंथी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, एनसीपी पार्टी है, ठीक है, सीपीआई पार्टी है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो विभिन्न पार्टियां मिलकर के सरकार तो बना लेती हैं, लेकिन उस सरकार में प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, कमजोर होती है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, मजबूत होती है। नाम ही देखो, मंत्रियों में क्या है, प्रधान, तो मुखिया है, मंत्रियों का क्या है, मुखिया। लेकिन गठबंधन सरकार में ऐसा नहीं होता है। गठबंधन सरकार में जो राजनीतिक दल प्रधानमंत्री को अपना सहयोग प्रदान करते हैं, समर्थन देते हैं, तो प्रधानमंत्री उन्हीं के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। नहीं तो वो
प्रधानमंत्री को अपना जो समर्थन देते हैं वो वापस ले लेते हैं। तो इस प्रकार से गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो कैसी पाई जाती है, कमजोर पाई जाती है। वो अपने निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाते हैं, सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है, इसलिए प्रधानमंत्री की भूमिका कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अगला अपना बिंदु है गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, कि गठबंधन में क्षेत्रीय दल ज़्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि देखो वर्तमान में भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो कैसी दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय। तो बहुदलीय व्यवस्था वर्तमान में भारत में है, और बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण सरकार बनाने में एक दल की भूमिका नहीं रह पाती है। क्षेत्रीय दल के सहयोग से राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो किसका निर्माण करती हैं, सरकार का निर्माण करती हैं। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका होने के कारण राष्ट्रीय पार्टियों की जो भूमिका है वो उतना प्रभावी भूमिका अपनी नहीं निभा पाती है। राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से ही कार्य कर पाती हैं। अब क्षेत्रीय दल जब अपनी भूमिका किस में बढ़ाएंगे, सरकार में बढ़ाएंगे। कि केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार में, ठीक है, क्षेत्रीय दल अगर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हम बात कर लें जैसे राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, और राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। तो हमने सरकार तो बना ली, ठीक है, और उसमें राष्ट्रीय पार्टी के साथ क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना क्या दिया, सहयोग दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, उनके अपने क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं मुद्दे, और क्षेत्रीय मुद्दे होने के कारण जो सरकार बनाई जाती है वो इन क्षेत्रीय मुद्दों से क्या होती है, प्रभावी होती है। तो क्षेत्रीय मुद्दों से प्रभावित होने के कारण जो सरकार है, केंद्र में स्थित जो सरकार है, ठीक है, वो राष्ट्रीय हित में सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। तो राष्ट्रीय हित में सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। इन क्षेत्रीय मुद्दों के कारण, क्षेत्रीय भावनाओं के कारण सरकार उनके दबाव में कार्य कर पाती है। तो राष्ट्रीय हितों को इससे क्या होता है, नुकसान होता है। राष्ट्रीय हित पूरे नहीं हो पाते हैं कि देश के हित में क्या है, क्या कार्य करना चाहिए, ये मुद्दे पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ये किसके कारण हुआ, ये क्षेत्रीय दलों की भूमिका के कारण हुआ कि केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका रहेगी तो उससे क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावी रहेंगे और राष्ट्रीय हित में सही ढंग से कार्य नहीं हो पाएगा। फिर अगले बिंदु की हम बात करें कि राष्ट्रीय एकता को क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये पॉइंट इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं रह पाएगी। अब राष्ट्रीय एकता क्यों नहीं रह पाएगी, क्योंकि देखो क्षेत्रीय मुद्दे बढ़ेंगे, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा, क्षेत्रीय हित पूरे हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गठबंधन की जो सरकार रहेगी उस गठबंधन की सरकार में क्या होगा, क्षेत्रीय मुद्दों की भूमिका ज़्यादा रहेगी, क्षेत्रीय भावनाएं ज़्यादा रहेंगी और क्षेत्रीय भावनाएं ज़्यादा रहने के कारण क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को नुकसान होगा। जो कार्य स्वार्थ पर आधारित रह करके सरकार को नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो कार्य किस पर आधारित होकर के होने लग जाएगा, तो स्वार्थ पर कार्य होने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय जो एकता है उसको क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जो होंगी वो क्षेत्रीय पार्टियां अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपने विचारधाराओं को महत्व देने के लिए सरकार पर अपना प्रेशर डालेंगे, सरकार से न होने वाले कार्य भी करवा लेंगे। उससे क्या होगा, देश की साख को खतरा होगा और राष्ट्रीय एकता को क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। और न चाहते हुए भी गठबंधन सरकार को उनके निर्णयों के आगे झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और वो अपने क्षेत्रीय भावनाओं, क्षेत्रीय हितों को पूरा करने के लिए सरकार पर क्या डालेंगी, प्रेशर डालेंगी। और यहाँ पर फिर कार्य परमार्थ के लिए न होकर देश
के लिए न होकर स्वार्थ पर आधारित होने लग जाएंगे, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता, हमारी जो एकता है, उसको नुकसान पहुंचेगा। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो है छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन। तो छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनके निर्माण को लेकर के प्रक्रियाएं बढ़ने लगेंगी, छोटे छोटे राजनीतिक दल बनने लगेंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि छोटे राजनीतिक दल बनेंगे तो होता क्या है कि कोई भी पार्टी बनती है, उस पार्टी में कुछ लोगों का ही क्या होता है? प्रभाव। सभी लोगों का प्रभाव नहीं होता, कुछ लोगों का ही क्या होता है? प्रभाव होता है। तो कुछ लोगों का प्रभाव होने के कारण क्या होता है, जब ये पार्टी, ठीक है, दूसरी पार्टी से टाई अप होती है, उसे अपना सहयोग प्रदान करती है, अपना समर्थन प्रदान करती है, तो इसके जो कुछ नेता हैं उनका प्रभाव, ठीक है, जो सरकार बनती है उसमें होता है। तो ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दल इसलिए बन जाते हैं ताकि उसके जो प्रभावी नेता हैं, पार्टी में जितने लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो प्रभावी हैं, ठीक है, उन्हें केंद्र में नेतृत्व मिल जाए, उन्हें केंद्र में कुछ ना कुछ पद मिल जाए और वो अपने उद्देश्य में क्या हो जाए? सफल हो जाए। तो इसलिए केंद्र नेतृत्व में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए छोटे छोटे राजनीतिक दलों का निर्माण होने लग जाता है। और इससे क्या होता है, ज़्यादा जब छोटे छोटे राजनीतिक दल बनेंगे तो राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उनका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से छोटे राजनीतिक दल बनने लग जाते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। फिर अगला अपना बिंदु है सरकार के विभिन्न मंत्रालय, जो मंत्री पद दिए जाते हैं सरकार में, उसमें क्या नहीं रहता है? सहयोग नहीं रहता है, तालमेल नहीं रहता है। इसकी बात तो हमने लगभग कर ली है कि जैसे मान लो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ, जो सरकार बनाई गई है वो मान लो एनसीपी है, ठीक है, सीपीआई है, बीएसपी है, ठीक है। तो इन पार्टियों से मिलकर सरकार तो बन गई, लेकिन अब ये जो अन्य पार्टियां, मुख्य पार्टी तो जैसे मान लो कांग्रेस हो गई, ये अन्य पार्टियां हो गई, ठीक है। तो इन पार्टियों के व्यक्तियों को खुश करने के लिए इन्हें क्या बनाया जाएगा? इन पार्टियों में से मंत्री पद दिया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? मंत्री बनाया जाएगा। तो इन पार्टियों को अगर मंत्री पद दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो पार्टी के जो सदस्य हैं वो सब साथ में मिलकर के कार्य नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो अपनी पार्टी को फेमस करने के लिए गुप्त रूप से क्या करेंगे? कार्य करेंगे। और गुप्त रूप से जब वो कार्य करेंगे तो इस प्रकार से इनमें आपस में क्या नहीं रहेगा? सहयोग, या हम बोले तालमेल। इस तालमेल में क्या जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये सब आपस में मिलकर के कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हो गई और अलग अलग पार्टियों में अलग अलग व्यक्तियों को मंत्री पद मिला है। तो क्या उनमें तालमेल बनेगा? तो इनमें तालमेल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सहयोग नहीं रह पाएगा, तालमेल में क्या रहेगी? कमी रहेगी। गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही पढ़ते हैं। हमने नकारात्मक प्रभाव तो पढ़ लिया, फिर हम बात कर लेते हैं गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक प्रभाव, या फिर हम बोले गठबंधन की राजनीति के लाभ। कि आखिर गठबंधन की राजनीति के कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि शासन क्या नहीं बन पाता है? निरंकुश नहीं बन पाता है। तो शासन निरंकुश कब नहीं बनेगा? अगर हम बात कर लें, जैसे मान लो बहुमत की सरकार हो, और वो बहुमत कैसा हो? स्पष्ट हो। तो स्पष्ट बहुमत की अगर सरकार होगी तो वो उसका खतरा ये रहेगा कि वो अपने निर्णय अपनी इच्छा से ले पाएगी, और ऐसी स्थिति में उसे रोकने वाला, क्योंकि विपक्ष क्या रहेगा? कमजोर रहेगा, तो उसकी जो नीतियां होंगी उन्हें विपक्ष के माध्यम से रोक पाना संभव नहीं होगा। तो स्पष्ट बहुमत की अगर क्या होगी? सरकार होगी, तो वो सरकार कैसी होगी? शक्तिशाली होगी।
और शक्तिशाली सरकार होगी तो वो अपने कार्यों को सही ढंग से कर पाएगी, ठीक है। और ऐसी स्थिति में कई बार वो न होने वाले कार्यों को भी कर लेती है। तो इस प्रकार से कैसी बन जाती है, निरंकुश, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होता है। लेकिन फायदा क्या होगा, अगर गठबंधन की सरकार बनती है, किसकी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो उसमें जो प्रधानमंत्री है उनका वर्चस्व क्या रहेगा, वर्चस्व कम रहेगा। क्यों? क्योंकि अन्य पार्टियों का वर्चस्व भी उसमें रहेगा, अन्य पार्टियों का सहयोग उसमें रहेगा, इसलिए सभी मिलकर के कार्य कर पाएंगे। मंत्रिपरिषद जो है वो, मंत्रिपरिषद अपने जो निर्णय लेती है, ठीक है, वो मनमाने तरीके से नहीं ले पाएगी। तो मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेगी, ठीक है, वो कैसे नहीं होंगे, वो मनमाने निर्णय नहीं होंगे, अपनी इच्छा से निर्णय नहीं ले पाएगी। सबको मिलाकर के, सबके सहयोग से, सबके समर्थन से मंत्रिपरिषद क्या लेगी, अपने निर्णय लेगी। तो मनमाने कार्य नहीं कर पाएगी कौन, मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो शासन निरंकुश नहीं बन पाएगा। अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी तो शक्तिशाली होगी, ठीक है, न होने वाले कार्य हो जाएंगे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर बहुमत की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है और गठबंधन की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का वर्चस्व है उसमें कम रहेगा। मंत्रिपरिषद अपने जो भी निर्णय लेगी वो सबके सहयोग से लेगी, तो मनमाने कार्य नहीं हो पाएंगे। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा अगर हम देखें तो अधिक योग्य लोगों का योगदान मिलेगा। अधिक योग्य लोग हैं उनका हमें फ़ायदा मिलेगा। और वो फ़ायदा कैसे मिलेगा कि हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो 4-5 पार्टियों की बात कर लें, जैसे कांग्रेस है, सीपीआई पार्टी है, बीएसपी पार्टी है और एनसीपी पार्टी है। जैसे इन पार्टियों की अगर हम बात कर लें तो पार्टियों के जो लोग हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सभी योग्य लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हैं, ठीक है, तो अन्य पार्टियों में भी योग्य लोग होते हैं। और जब ये सब आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, सरकार का निर्माण बनाते हैं। और वो जो सरकार बनती है उसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो इनमें जैसे सीपीआई पार्टी का योग्य व्यक्ति है, वो कांग्रेस से जुड़ा, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिला। कांग्रेस क्या करेगी, कार्य करेगी, ठीक है, देश हित में, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, देश को मिलेगा। तो इस प्रकार से जैसे सीपीआई है, बीएसपी है, एनसीपी है, ठीक है, कांग्रेस है, ये सब जब आपस में मिलकर के सरकार बनाएंगे तो इनके योग्य व्यक्ति जो होंगे उनका फायदा, ठीक है, देश को मिलेगा। क्योंकि सरकार का काम है शासन को चलाना, और शासन चलाने के लिए हमें पहली आवश्यकता क्या होती है कि हमें योग्य क्या मिले, व्यक्ति मिले। और योग्य व्यक्ति मिलने की ज़्यादा संभावना कब रहती है, जब एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, सरकार का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से अधिक योग्य लोगों की सरकार बनी और उससे देश को क्या होगा, फायदा होगा, अच्छे कानून बनेंगे। फिर आगे हम बात करें व्यापक जन समर्थन। ये व्यापक जन समर्थन कैसे प्राप्त होता है, तो व्यापक का मतलब अधिक। जैसे मान लो बीजेपी पार्टी की सरकार है, किसकी सरकार है, बीजेपी पार्टी की सरकार है, और बीजेपी पार्टी की सरकार है, तो क्या भारत देश के जो लोग हैं वो 100% लोग बीजेपी पार्टी को पसंद करेंगे क्या, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम बात कर लें कि बीजेपी पार्टी है, उसको समर्थन दिया मान लो बीएसपी पार्टी ने, ठीक है, उसे समर्थन दिया मान लो अकाली दल ने, उसको समर्थन दिया मान लो टीडीपी ने, तेलुगु देशम पार्टी ने। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि बीजेपी पार्टी है, उसकी मान लो सहयोगी पार्टी बीएसपी पार्टी हो गई, और बीजेपी पार्टी की और सहयोगी पार्टी हो गया मान लो अकाली दल हो गया, तेलुगु देशम पार्टी हो गई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें
तो एक पार्टी की तुलना में अधिक पार्टियां गठबंधन में हो गई और इन पार्टियों की मान लो सरकार बन गई। ठीक है, तो बीजेपी पार्टी को मान लो भारत देश के 30% लोग पसंद करते हैं। ठीक है, बीएसपी पार्टी को मान लो 10% लोग पसंद करते हैं। अकाली दल को मान लो 10% लोग पसंद करते हैं। तेलुगु देशम पार्टी को मान लो 15% लोग पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 30% तो बीजेपी पार्टी, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 65। तो इस प्रकार से अगर ये जो सरकार बनी तो उसे पसंद करने वाले लोगों का समर्थन कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। और मान लो बीजेपी पार्टी की सरकार बनती तो उन्हें पसंद करने वाले कितने प्रतिशत लोग होते? 30% लोग होते। तो इस प्रकार से व्यापक का मतलब ज़्यादा और जन समर्थन, जनता का समर्थन, ठीक है, कब प्राप्त हुआ? जब एक से अधिक राजनीतिक दलों की क्या होगी? सरकार होगी। तो इस प्रकार से उसे ज़्यादा महत्व मिलेगा, ज़्यादा लोग उसे पसंद करेंगे। फिर बात करें मजबूत विपक्ष का निर्माण। मान लो यूपीए की सरकार है, गठबंधन हमने पढ़ा था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन बना यूपीए की मान लो सरकार है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस गठबंधन सरकार का विरोध जो किया जाएगा वो कोई एक राजनीतिक दल नहीं करेगा, एक राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा। तो वो भी क्या करेगा? वो भी एक गठबंधन के माध्यम से क्या बना लेगा? एक गठबंधन के माध्यम से। तो वो भी एक गठबंधन बना लेगा और उस गठबंधन के माध्यम से वो इनकी नीतियों की आलोचना करेगा जो नीतियां सही नहीं होंगी। तो मजबूत विपक्ष बनेगा कब बनेगा? जब किसकी सरकार होगी? गठबंधन की सरकार होगी। तो गठबंधन सरकार की जो नीतियां सही नहीं है उसका विरोध करने के लिए विपक्ष में एक पार्टी सहयोगी नहीं होगी, बल्कि कई पार्टियों का क्या बन जाएगा? गठबंधन बन जाएगा और वो सरकार की गलत नीतियों का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से मजबूत विपक्ष होगा किसमें? गठबंधन की सरकार में। और लास्ट आज का अपना बिंदु है अतिवाद से मुक्ति। अतिवाद बोलते हैं कि निरंकुश नीति, ये लगभग पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि सरकार जो बनी है वो कैसी सरकार बनी है? गठबंधन की। तो सरकार बनी गठबंधन, और गठबंधन की जो सरकार होगी, ठीक है, वो तो अतिवादी जो कार्य हैं, ठीक है, वो नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कैसी सरकार बन गई? स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई। तो स्पष्ट बहुमत की अगर सरकार बन गई तो वो अतिवाद से संबंधित कार्य को करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उस गठबंधन की सरकार में तो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के क्या हैं? व्यक्ति हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपना पाएंगे। लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी, उसमें सभी व्यक्ति होंगे, वो क्या होंगी? एक पार्टी से संबंधित होंगे। सभी व्यक्ति एक पार्टी से क्या होंगे? संबंधित होंगे। और एक पार्टी से संबंधित होने के कारण उनके जो निर्णय होंगे वो ज़्यादा, मतलब गठबंधन सरकार की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली निर्णय होंगे। तो एक दल की जब सरकार बनेगी, सभी व्यक्ति एक ही पार्टी से होंगे, एक ही दल की सरकार होगी, तो वो चाहे जैसे क्या ले लेगी? निर्णय ले लेगी, और उन निर्णयों को थोपने का प्रयास किया जाएगा। और थोपने का प्रयास भी इसलिए किया जाता है क्योंकि विपक्ष, ऐसी स्थिति में विपक्ष कैसा होता है? कमजोर होता है। तो विपक्ष की स्थिति कैसी बन जाती है? कमजोर बन जाती है। तो ये निर्णय थोपने का कार्य जो होता है उसी को बोलते हैं अतिवाद।
तो अतिवादी दृष्टिकोण है उससे मुक्ति मिलेगी जब सरकार किसकी होगी, गठबंधन की सरकार होगी। तो सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के कार्य करेंगी, उनमें एक राजनीतिक पार्टी का प्रभाव नहीं रहेगा कि उसी पार्टी के प्रभाव में अन्य पार्टियां दब कर के कार्य करेंगी, ऐसा नहीं होगा। सबको अपने सहयोग में लेकर के कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अतिवादी दृष्टिकोण नहीं होगा। और अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, अतिवादी दृष्टिकोण देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष की स्थिति कमजोर रहेगी तो उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ऐसे कानून लागू हो जाएंगे जिन्हें वास्तव में लागू नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।